हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीए एडू पॉइंट बाय शिवानी। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना पहले पेपर से एडवांस्ड अकाउंटिंग। हमारा पहला पेपर, इसका नाम है एडवांस्ड अकाउंटिंग। जैसे कि सभी को पता होगा कि हमारे 3 मॉड्यूल्स में कवर होता है पूरा का पूरा सब्जेक्ट। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3। अब हम देख लेते हैं कि एक एक मॉड्यूल कितने चैप्टर्स कवर करता है। हमारा पहला मॉड्यूल कवर करता है 1 से चैप्टर 4, मॉड्यूल 2 करता है चैप्टर 5 से चैप्टर 10 और मॉड्यूल 3 करता है चैप्टर 11 से चैप्टर 15। ये पेपर होता है टोटल 100 मार्क्स का, जिसमें कि 70 मार्क्स होते हैं हमारे क्वेश्चन बेस, जिसमें कि आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और थ्योरी आ सकती है, और 30 मार्क्स के होते हैं हमारे एमसीक्यू। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 से। तो हमारे पहले चैप्टर का नाम है चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं है। मेजरली आपका एक क्वेश्चन बनेगा इसमें से, जो कि होगा कम से कम 4 से 5 मार्क्स तक का। थ्योरी बेस है ये पूरा चैप्टर, न्यूमेरिकल्स इसमें है नहीं। अब देखते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे रूल्स, जो कि कौन बनाते हैं? आईसीएआई। बेसिकली बनवाते जो रूल्स है वो हमारे गवर्नमेंट इशू करता है, लेकिन किसकी हेल्प से? आईसीएआई के हेल्प से। और किसके सपोर्ट से? एनएफआरए के सपोर्ट से। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरी लिखना। हमारा पहला पॉइंट है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द written policy document issued by expert। और ये एक्सपर्ट कौन होंगे? हमारे आईसीआई, अकाउंटिंग बॉडी ऑफ ईच कंट्री। हर कंट्री के अपने अलग रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। अब हमारे यहाँ पे हम क्या बोलते हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लेकिन अलग अलग कंट्री में अलग अलग नामों से ये जाने जाते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं हम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर स्पेसिफिक accounting principles and methods of applying those principles। तो जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस में हमें बताया जाता है कि हमें क्या करना है, क्या फॉर्मेट है, क्या मेथड है। इसी टाइप से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें बताते हैं कि हम जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया और नोट्स टू अकाउंट हो गया, तो ये हमें बताएगा कि हमें किस किस टाइप से कौन कौन से स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं हमारे और किस टाइप के मैथड्स हमें अप्लाई करने हैं उन पर। नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर written policy documents issued by गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इशू करेगा किसके सपोर्ट से? विद द सपोर्ट ऑफ एमसीए, issuing accounting standard with consultation of NFRA,
इसमें क्या दे रखा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, इशू किसके थ्रू कराया गया, गवर्नमेंट के, किसके सपोर्ट से, एमसीए के, और किसके कंसल्टेशन के थ्रू, एनएफआरए। अब यहाँ पे हमारे एमसीए की क्या फुल फॉर्म होती है ये सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और एनएफआरए की फुल फॉर्म होती है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो बस अभी हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कितना पढ़ा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक एक्सपर्ट बॉडी इसे इशू करती है हर एक कंट्री की। दूसरा हमने पढ़ा कि एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है जिसमें हमें बताया जाता है कि कैसे कैसे हमें मेथड्स अप्लाई करने हैं। तीसरा हमें बताया गया कि एक रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, कौन इशू करता है, इसको गवर्नमेंट इशू करता है, किसके सपोर्ट से करता है, एमसीए के सपोर्ट से करता है, और किसकी कंसल्टेशन ज़रूरी होती है, उसके लिए ज़रूरी होती है एनएफआरए। अब हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर क्या करता है? इट मेनली कवर्स चार चीज़ें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला पॉइंट है हमारा रिकॉग्नाइजेशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। अब रिकॉग्नाइजेशन में हम क्या देखेंगे कि हमें अपनी चीज़ें रिकॉर्ड करनी है या नहीं करनी। जैसे कि इसका एग्जांपल दे सकते हैं हम कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी में क्या होता है कि हमारी बैलेंस शीट दे रखी होती है हमें, अब बैलेंस शीट के नीचे आती है, हम कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखते कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता कि आगे आने वाले टाइम में हमें इसे बैलेंस शीट में शो करना है या नहीं करना, या फिर ये यहाँ पे आएगी या नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा हमें चेक करना है कि वो आइटम हमारा रिकॉर्ड करने लायक है या नहीं है। तो रिकॉग्नाइजेशन मतलब रिकॉर्ड करें या ना करें। मेजरमेंट, मेजरमेंट अगर हम कोई भी चीज़ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखा रहे हैं तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या होने वाली है, क्योंकि जब भी हम कहीं भी पोस्ट करेंगे किसी भी अमाउंट को, किसी भी आइटम को, तो हमें उसकी अमाउंट भी वहीं लिखनी पड़ेगी। तो मेजरमेंट मतलब मॉनेटरी वैल्यू। प्रेजेंटेशन, उसे किस टाइप से प्रेजेंट करना है। अब जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं इसमें डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन कैसे दिखाते हैं हम, या तो पीएनएल में डेबिट करते हैं क्योंकि एक हम एक्सपेंस दिखाते हैं, और एक कहाँ, बैलेंस शीट में एसेट साइड में से हमारे एसेट्स में से माइनस होता है। तो हम प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं कि हम डबल एंट्री बुक कीपिंग पढ़ी थी हमने। डबल एंट्री में क्या होता है कि हम दो जगह एंट्रीज पोस्ट करते हैं, इसी को बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। यहाँ पे डेप्रिसिएशन का एग्जाम्पल लिया, पहले वो पीएनएल में डेबिट हुआ, उसके बाद जाके बैलेंस शीट में एसेट साइड में से माइनस हुआ। तो प्रेजेंट कैसे करना है। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर, यानी कि हमें अपनी सारी चीज़ें अपने शेयर होल्डर्स को बतानी पड़ेंगी। हम कोई भी बात अपने फर्म से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड उनसे छुपा के नहीं रख सकते, क्योंकि शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ओनर ऑफ द कंपनी। तो डिस्क्लोजर किसे देना है हमें, शेयर होल्डर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हम क्यों पढ़ते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इनके कुछ बेनिफिट्स भी होंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा इसका, अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो हम यहाँ हाईलाइट करेंगे इस वर्ड को, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब यूनिफॉर्म। अब अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब यूनिफॉर्म, यानी कि हमें क्या देखना है कि जो भी हम कंपेयर कर रहे हैं किसी से भी अपनी बैलेंस शीट, तो हमें ये देखना है कि हमारे जितने भी मेथड्स हैं वो दोनों जगह सेम होने चाहिए। इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि एक हेड ऑफिस होता है, उसकी बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं। अब क्या होता है, जो फॉर्मूला
हेड ऑफिस अपने ऊपर अप्लाई कर रहा है, वही ब्रांचेस को अप्लाई करना है। जैसे कि हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में क्या करा जाता है, हम देखते हैं कि हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, या तो हम फीफो अप्लाई करते हैं या फिर हम लीफो अप्लाई करते हैं। अब हेड ऑफिस ने कह दिया कि भाई हमें अप्लाई करना है फीफो मेथड, तो हम आगे क्या करेंगे, हम आगे अपनी सारी ब्रांचेस को बता देंगे कि हम फीफो मेथड अप्लाई करते हैं, तो आप सभी को भी वही करना है, कोई चेंज नहीं कर सकता। इससे क्या होता है, जो जितनी भी अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना, हम उसे स्टैंडर्डाइज कर देते हैं कि सभी को एक ही काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिक्वायरमेंट्स फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर। अभी हमने पढ़ा था चौथा पॉइंट, जिसमें हमने पढ़ा था कि एएस मेनली क्या कवर करता है, डिस्क्लोजर। लास्ट पॉइंट पढ़ा था, उसमें क्या, यहाँ पे भी हमारा बेनिफिट क्या हो जाएगा कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एडिशनल डिस्क्लोजर। इसके लिए हम लिख सकते हैं इसमें विच वुड बी हेल्पफुल फॉर रीडर्स टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये किस काम आएगा, हमारे रीडर्स के समझ में आएगा ना कि हम किस लिए कौन सा चीज़ यूज़ कर रहे हैं। अब हमने इस बार कंपनी में दिखा दिया कि हमें एक बहुत मेजर लॉस हुआ है, तो अब हम किसी को भी, अपने एक रीडर को किसी को भी दिखाएंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो क्या समझेगा कि भाई कंपनी लॉस में चल रही है, कंपनी को बहुत मेजर लॉसेस हो रहे हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है। लेकिन अगर हम वही डिस्क्लोज कर दें कि ये लॉस क्यों हुआ था, हमारा हमारा इस बार कंपनी ने, सपोज करो एक मेजर अमाउंट का लॉस है और वो हुआ था लॉस बाय फायर, इसमें कंपनी की तो कोई गलती नहीं थी, कंपनी तो अपना सब काम सही कर रही है ना। फाइनेंशियल पोजीशन जो थी कंपनी की, वो पहले भी अच्छी थी और अब भी अच्छी है, लेकिन लॉस किस वजह से हुआ, हमारा लॉस बाय फायर। तो अगर हमने ये डिस्क्लोजर दे दिया, तो वहीं रीडर का एक माइंडसेट चेंज हो जाएगा कि कंपनी का काम सही चल रहा है, लेकिन कंपनी ने लॉस क्यों उठाया, लॉस बाय फायर, जिसमें कंपनी की कोई गलती नहीं थी। और वहीं एक रीडर का एस्पेक्ट चेंज हो जाएगा अपनी कंपनी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, इसके भी दो तरीके होते हैं। पहला होता है इंट्रा एंटरप्राइजेस, और दूसरा होता है हमारा इंटर एंटरप्राइजेस। इसे लिखते हैं हम, वन एंटरप्राइजेस इन टू डिफरेंट टाइम पीरियड। यहाँ जून आया, फिर सितंबर आया, और यहाँ आ गया मार्च। हम एक ही एंटरप्राइजेस को डिफरेंट टाइम पीरियड में मेजर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के लिए ही एक बात सेम है कि ये दोनों सेम मेथड यूज कर रहे हो, जिससे हमारा कंपैरिजन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजी हो जाए। इंटर एंटरप्राइजेस क्या होता है, यहाँ पे टू एंटरप्राइजेस होते हैं इन वन टाइम पीरियड। यहाँ पे क्या हो रहा है, साल के एंड में हम अपनी एंटरप्राइजेस का किसी और से कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा कितना कंपटीशन चल रहा है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं कोको कोला और पेप्सी में क्या चल रहा है, कि कोको कोला वालों ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाली साल के लास्ट में, और उसे पेप्सी से कंपेयर कर रहे हैं कि हम कितना ग्रो कर रहे हैं, हमारा मार्केट में कॉम्पिटिटिव परसेंटेज क्या चल रहा है। बस। और चैप्टर वो पॉइंट 4, हमारा पॉइंट 4 है रिडक्शन ऑफ स्कोप ऑफ क्रिएटिव अकाउंटिंग। सबसे पहले देखते हैं क्रिएटिव अकाउंटिंग क्या होता है हमारा। क्रिएटिव अकाउंटिंग में लिख लेते हैं, इट रेफर्स टू ट्विस्टिंग ऑफ
accounting policies to produce financial statements favorable to particular interest group. जैसे कि देखा है, जब तक पहले ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं आए थे, तो ये होता था कि जिसका जैसे मन करता था अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने स्टार्ट कर देते थे। जैसे कि यहाँ पे किसी सीए का मन कर रहा है, हमारे फॉर्मेट क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट। कोई बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे क्रेडिट करना है, यहाँ पे डेबिट करना है, फॉर्मेट ही चेंज कर दिया। लेकिन हमने क्या करा कि अब इस टाइप से कोई क्रिएटिव अकाउंटिंग नहीं होगी कि आप, ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आप उसे हाइड कर रहे हो, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज दिखा रहे हो। हमें क्या करना है, एक इसको रिड्यूस करा और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या अप्लाई करा कि सबका एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा, एक मेथड होगा जो सभी को अप्लाई करना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने के ये फायदे थे हमारे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया कहाँ से, इसका ओरिजिन क्या था। ये स्टार्ट हुआ IAS के थ्रू, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बाद में कुछ सालों बाद इसका नाम चेंज हुआ और ये बन गया IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो एक काम करते हैं, पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं, उसके बाद में इसे एक्सप्लेन करती हूँ। विद अ व्यू ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ setting global standards, the London based group, namely IASC, International Accounting Standards Committee, responsible for developing international accounting standards. In June 1973, जब हमें दिखा कि हमें बाहर कंट्रीज से अपने लेना देना स्टार्ट कर दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया, ग्लोबलाइजेशन आ गया, तो हमें दिखा कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, वो कंपैटिबल नहीं है कि दूसरी कंट्री के साथ। तो लंदन बेस्ड कमेटी ने क्या करा, उन्होंने एक नया एक कमेटी बनाई जिसे बोलते हैं IASC। इसने क्या काम करा, इसने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, किसमें, जब जून 1973 में। तो इन्होंने क्या कहा कि एक काम करते हैं, हम सब के पूरी कंट्रीज के लिए एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना देते हैं जो कि सभी को फॉलो करना पड़ेगा, सेम मेथड, सेम एप्लीकेशंस। तो लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक चली नहीं, आगे जाके इसमें चेंजेस आ गए, और वो चेंजेस ऐसे थे, जो IASC था वो चेंज हो गया IASB में, यानी कि बोर्ड। और इसने क्या रिलीज करे थे, हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि कब तक चले, जून 1973 से 2001 तक। और इसने आके चेंज कर दिया IFRS, और ये चले अभी तक 2001, सिंस 2001 के बाद से ये स्टार्ट हो गए। मेनली इसमें ये दे रखा है कि हमारे जो लंदन बेस्ड कमेटी थी, उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेके आए जो सभी के लिए, पूरी कंट्री के लिए लागू होते हैं। लेकिन ये सिर्फ कुछ टाइम तक चले, यानी कि जून 1973 से 2001 तक। इनका नाम क्या था, IASC, जिन्होंने क्या लॉन्च किए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लेकिन कुछ टाइम बाद इनका नाम चेंज होके हो गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिन्होंने क्या इशू करे, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब हम देखते हैं इसमें हुआ क्या था।
एग्जाम्पल से दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे ना ये कंट्रीज हैं बहुत सारी, ये सभी ना फॉलो कर रही है IFRS। ये हमारी इंडिया है। अब हमने क्या देखा कि इंडिया वालों ने कि भाई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सही है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, हमें सबको फॉलो करना है, लेकिन कुछ हमारे काम के नहीं है। अब क्योंकि लंदन बेस्ड कमेटी ने क्या बोला था कि अब ये सबको ही अडॉप्ट करने पड़ेंगे, सबके रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इंडिया वालों ने कहा कि भाई हम फॉलो नहीं करते, जब हमारे ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा तो हम फॉलो क्यों करेंगे, हमें कुछ और अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चाहिए। तो हमने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, हमें जितने अच्छे लगते हैं आपके, हम सिर्फ वो आपके कन्वे कर लेते हैं कि हम उसे अप्लाई करेंगे अपने साथ, लेकिन हम बाकी जो हमें जिसकी ज़रूरत है वो हम खुद से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने जब बात आई अडॉप्ट करने की कि आपको भी ये IFRS अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो हमने इंडिया वालों ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं करेंगे ये काम। तो हमने अडॉप्ट करने से मना करा, लेकिन हाँ, हम ऐसा भी नहीं है कि हम आपके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे। हमें कुछ पसंद आ रहे हैं जो कि कुछ एप्लीकेबल हो पाएंगे इंडिया में, तो हम सिर्फ वही फॉलो करेंगे। तो हमने क्या करा, कन्वर्ज कर लिया। और जब हमने कन्वर्ज करा, आधे हमने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, आधे हमने IFRS को कॉपी किया, और हमने एक नया बनाया अपने इंडिया के लिए जिसे बोलते हैं इंड AS, जो कि सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल होंगे। अब इसके फायदे लिख लेते हैं हम कि इसके फायदे क्या है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये 4 to 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्जेंस, कि ये जो कन्वर्जेंस हुआ था, यहाँ पे कन्वर्ज किया था हमने, ये क्यों किया था कन्वर्ज, इसके बेनिफिट्स पढ़ेंगे अब हम। पहला पॉइंट, इम्प्रूव्स इन्वेस्टर confidence across the world with transparency and comparability। इसके सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, improves inter unit, inter firm, inter industry comparison। Point number 3, group consolidation will be easy। चलिए, तो यहाँ पे हाईलाइट करने वाले जो वर्ड्स हैं, सबसे पहले इम्प्रूव्स इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, और ये हमें क्या देता है, ट्रांसपेरेंसी और कंपैरेबिलिटी। जब हम किसी और देश से कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या दिखेगा कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस टाइप से तैयार की गई है, हम कौन कौन से IFRS फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन से AS फॉलो कर रहे हैं, और हमारे जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कितनी ट्रांसपेरेंट और कितनी ज़्यादा कंपैरेबिलिटी है उनमें। तो हमारे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और ये क्या इम्प्रूव करेगा, इंटर यूनिट, इंटर फर्म और इंटर इंडस्ट्री का कंपैरिजन। इंटर यूनिट में कौन कौन से देख सकते हैं हम, जैसे कि इंडिया और USA को हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम भी तो बाहर के कुछ रूल्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे। इंटर फर्म में क्या हो जाएगा, हम देखेंगे कि हमारी कंट्री किसी एक राइवल फॉरेन कंट्री के साथ किस टाइप से कंपेयर कर सकती है। और इंटर इंडस्ट्री यानी कि हम किसी और एक्सटर्नल इंडस्ट्री के साथ कैसे कंपेयर कर रहे हैं। इसका वैसे एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन इसमें हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि कोलगेट का कोको कोला से, दोनों डिफरेंट अलग अलग कंपनी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है कि सेम रूल्स सेम मेथड्स फॉलो करने ज़रूरी हैं एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ग्रुप कंसोलिडेशन विल बी ईजी। ग्रुप कंसोलिडेशन कब ईजी होगा, जब हमें दिखेगा कि हम जिस कंपनी से, जिस इंडस्ट्री से, जिस यूनिट से कंपेयर कर रहे हैं, वो सेम मेथड अप्लाई करेगी जिस जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर डेप्रिशिएशन देने का मेथड उनका स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो हमारी कंपनी का भी मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड ही होना चाहिए। उसी बेसिस पे हम इजीली कंपेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नीड ऑफ कन्वर्जेंस
या फिर हम बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेंस क्या थी, मतलब हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी कन्वर्ज करने की। तो इसमें लिख लेते हैं पहले थोड़ा सा, ड्यू टू recent stream of overseas accusation by Indian company, there is a need for adoption of high quality standards to convince foreign enterprises about financial standing, as also the disclosure and governance standards of India, Indian acquires। पहले पैराग्राफ में हमें क्या बताया है, यहाँ पे हमें दिखाया है कि नीड क्या थी इस कन्वर्जेंस की। तो हमें नीड थी ड्यू टू रीसेंट स्ट्रीम ऑफ ओवरसीज एक्यूजेशन, यानी कि हमारी इंडियन कंपनीज क्या कर रही थी, ओवरसीज एक्यूजेशन कर रही थी, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, हम बाहर के एंटरप्राइजेस से कनेक्ट हो रहे थे। इसके लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था कि हम अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एक हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करें, जिससे बाहर की जो जितने भी एंटरप्राइजेस हैं वो अट्रैक्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उसमें कंपनी में और हमारी कंट्री में डील करें। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें कि फाइनेंशियल स्टैंडिंग एज ऑल्सो द डिस्क्लोजर एंड गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन एक्वायर्स। हमें यहाँ पे पूरा डिस्क्लोजर देना पड़ता था कि कैसे कैसे क्या क्या करना है क्या नहीं करना। फिर ये हमने बता दी कि हमारी नीड थी, लेकिन अब कन्वर्जेंस हुआ कैसे। तो हमारी गवर्नमेंट ने, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन with ICAI decided to converge। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, आईसीआई के साथ मिलकर डिसाइड किया कि हम कन्वर्ज कर लेंगे, बट नॉट टू अडॉप्ट IFRS इशूड बाय IASB। हम फुल्ली अडॉप्ट नहीं करेंगे लेकिन हम कन्वर्ज कर लेंगे। इसके लिए क्या हुआ, the ICAI has worked towards convergence of global accounting standards and issued, क्या इशू करा, IND AS under the supervision of supervision and control of ASB Accounting Standard Board and in consultation with NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एडवाइजर। ये तो ईजी है, सबको समझ में आ गया क्या होगा।
नेक्स्ट टॉपिक, ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। कार्व इन एंड कार्व आउट, ये क्या होता है? तो मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं इसकी थ्योरी लिखवा दूंगी, क्योंकि इसमें थ्योरी आपको एज इट इज़ ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे आईसीआई के मॉड्यूल में ऐसे ही दिखा रखा है। तो कार्व्स इन और कार्व्स आउट होता क्या है, इसमें हम लेते हैं IFRS और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हमारे इंडिया में बने हैं और जो बाहर बने थे फॉरेन के लिए। तो IFRS में हम लेते हैं कि IFRS का रूल नंबर 1, रूल 2, 3, 4, 5, रूल 6, रूल 7, 8, रूल 9 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो हमने इशू करे थे, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। ओके, थोड़ा ऊपर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि IFRS में हमें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए, रूल नंबर 1 हमने बना लिया सेम, ठीक है। रूल IFRS 1 है, हमें फॉलो करना है, हम अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बना देंगे। रूल नंबर 2 हमने फॉलो किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बना दिया। अब हमने कहा ये रूल नंबर 3 ना हमें अच्छा नहीं लग रहा और हमारे इंडिया में फॉलो नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसे स्किप कर देंगे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हम बना लेंगे रूल नंबर 4 को। ऐसे रूल नंबर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 को हमने 5 बना लिया। अब हमने कहा कि अभी 6 से पहले रुक जाओ, हमें एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए जो आपने नहीं बना रखा, लेकिन वो हमारे इंडिया में अप्लाई हो सकता है। तो हम इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 ही किसने बनाया, इंडिया वालों ने। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है तो 6 बना लिया, 7 को 7 बना लिया। अब हमें 8 पसंद नहीं आया, हमने कहा हमारे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, तो हमने इसे स्किप करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 को 9 बना लिया। हम इसमें भी और अकाउंटिंग एग्जाम्पल के लिए जोड़ लेते हैं, 10, रूल 11, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। अब हमने क्या देखा, हमें इसकी ज़रूरत थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, हमें एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए था, ये हमने अपने पास से बना लिया है नहीं, लेकिन हमने अपनी इंडिया के लिए बना लिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 को हमने इसे फॉलो करा, इससे इसे फॉलो करा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब मेन बात ये है, ये जो रूल्स छूट गए और ये जो हमने नए बनाए, इनको भी तो हम कुछ कहेंगे। अब ये जो रूल्स हमने नहीं लिए इन्हें बोलेंगे हम कार्व आउट, हमने इन्हें अपनी लिस्ट से आउट कर दिया, कार्व आउट। अब इसे क्या बोलते हैं हम, कार्व आउट होता क्या है, फॉरेन फॉरेन रूल्स नॉट अडॉप्ट बाय इंडिया। सिंपल सी बात है, कार्व्स आउट हमने आउट कर दिया ना, ये वाले रूल्स हमने फॉलो ही नहीं करे। और ये जो हमने नए बनाए हैं इन्हें क्या बोलेंगे, कार्व इन। और ये क्या हो सकते हैं हमारे, सॉरी, ये आएगा यहाँ पे ओनली फॉर इंडिया। किसने बनाया, इंडिया वालों ने बनाया, किसके लिए बनाया, इंडिया के लिए बनाया। तो क्या हो गया, ये ओनली फॉर इंडिया। अब इसकी थ्योरी है जो आपको लिखनी ही पड़ेगी और एज इट इज़ ही लिखनी पड़ेगी, इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। तो लिखते हैं इसका, certain changes have been made in Ind AS, कुछ चेंजेस हुए Ind AS में, considering the economic environment of the country, which is different as compared to the
economic environment presumed to be in existence by IFRS। यहाँ पे दिखाया है कि हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था ना वो अलग था, लेकिन IFRS जब बना तो उसका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलग, कंट्रीज का अलग था। तो हमने क्या देखा कि जब दो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मैच ही नहीं हो पा रहे तो अब हम क्या करेंगे, हमें अपने लिए अलग बनाने पड़ेंगे इंडियस। तो हमने वही काम किया कि हमारे जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से मैच ही नहीं हो रहा था तो हमने अलग अलग अपने वो बना लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस। These differences are due to the differences in economic conditions prevailing in India। Understood है सबको? Next, these differences which are in deviation to the accounting principles and practices stated in IFRS are commonly known as carve out। थोड़ा सा और बाकी है। Additional guidance given in Ind AS। हमने एडिशनल गाइडेंस ही तो दी थी ना कि हमारे कंट्री में ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही और हमें इस चीज़ की ज़रूरत है तो हम इसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे अपने इंडिया के लिए। तो हमने क्या करा, हमने एडिशनल गाइडेंस दी। तो किसमें? इंड एएस में। ओवर एंड अबव व्हाट इज गिवन इन आईएफआरएस। आईएफआरएस में जो है जो नहीं है उससे ओवर एंड अबव जाके हमने एक एडिशनल अपनी गाइडेंस दी कि हमें ये चीज़ चाहिए, जो इसको इज टर्म्ड एज कार्व इन। इसका नाम पड़ गया कार्व इन। इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। अब ये छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो रह गए थे, जैसे कि एट प्रेजेंट ये है हमारे एमसीक्यू के लिए सारे क्वेश्चंस। देयर आर 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एमसीक्यू में आ सकता है ये हमारा पॉइंट। एक पॉइंट और लिखेंगे, इंड एएस इज मैंडेटरी। किसके लिए मैंडेटरी? फॉर कंपनीज। एक लास्ट पॉइंट और, NBFCs, banks and insurance company इनके लिए क्या होता है? सेपरेट गाइडलाइंस। सेपरेट गाइडलाइंस दी जाती हैं इनके लिए। एक छोटी सी बात और रह गई
कि हमने अभी क्या बात की, हमारे पास कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं? 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो हम क्या करते हैं, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 क्या दिखाता है हमारा? डेप्रिसिएशन, जो कि अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हटा के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में मर्ज कर दिया गया है, जो कि है पीपीई हमारा। तो हम 6 नहीं आएगा, 7, अब 8 भी नहीं आएगा। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 क्या था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 था हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो कि किस में आ गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में इंटेंजिबल एसेट्स। तो 8 भी हट गया यहाँ से, तो बचे क्या? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। टोटल कितने? 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन प्रेजेंट। इसी के साथ हमारा चैप्टर ये खत्म होता है आज। और मैं चाहूँगी, अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ज़रूर डालें। थैंक यू।